हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन क्या होता है या जनन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जाति के अस्तित्व को सृष्टि में बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करता है। जनन जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान दूसरा जीव उत्पन्न करने की क्षमता जो रखता है उसी को जनन कहते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। अब देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप किसे कहते हैं? तो आवृतबीजी पादपों का ऐसा समूह जिसमें पुष्प पाए जाते हैं पुष्पी पादप कहलाते हैं। पुष्पी पादपों की क्या विशेषता होती है, या ऐसे कह लें कि आवृतबीजी पादप की क्या विशेषता होती है। तो देखेंगे, आवृतबीजी जो पादप होते हैं यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनमें जो है फूल बनते हैं, बीज फल के भीतर सुरक्षित या आवृत रहते हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल अंडाशय यानी ओवरी के अंदर स्थित होता है, यानी बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें निषेचन जो है द्विदोहरा होता है, यानी कि द्विनिषेचन इसमें पाया जाता है। तो ये आवृतबीजी पादपों की विशेषताएं हैं। आवृतबीजी पादपों में जो पुष्प होते हैं यही जननांग कहलाते हैं, यानी कि प्रोफेसर गोथे के अनुसार किसी पादप का जो पुष्प होता है वह उसका जननांग होता है। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे कि पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए इधर, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पुष्प का बाह्य दल होता है, पुष्प का ये बाहरी हरे रंग का विन्यास होता है, इसको बोलते हैं बाह्य दल यानी कि कैलिक्स। यहाँ पर एक पतला फिलामेंट जैसा आप देख रहे हैं, ये है आपका पूरा का पूरा भाग जो है पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, स्टेमेंस या एंड्रोसियम। इसी तरह से इसका जो ऊपर वाला ये भाग दिख रहा है ये आपका पराकोष है, यानी कि एंथर है। और जो ये फिलामेंट डंटी जैसी संरचना दिख रही है पुतंतु कहलाता है, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। तो ये सब जो है पुष्प के नर जननांग कहलाते हैं। पुंकेसर या पुमंग को पुष्प का नर जननांग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, ये जो रंगीन सा दिख रहा है ये इसको बोलते हैं दल। एक अकेले है तो इसको दल कहेंगे, और जब यह समूह में होगा तब इसको दलपुंज कहते हैं, यानी कि कोरोला कहते हैं। तो इस प्रकार यह पुष्प का जो पंखुड़ी होता है वही दल कहलाता है, यानी कि पेटल्स कहलाता है। अब आगे देखेंगे, ये बीच वाला जो मध्य का भाग दिख रहा है इसका ऊपरी सिरा जो है वर्तिकाग्र कहलाता है, स्टिग्मा। और बीच वाला जो हिस्सा होता है ये नली जैसी, ये वर्तिका कहलाती है, स्टील। और ये अंदर वाला भाग जो है ये ओवरी या अंडाशय कहलाता है। इस प्रकार ये सभी मिलकर कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर जायांग बनाते हैं। जायांग या जाइनोजियम, या इसी को स्त्रीकेसर कहा जाता है, कार्पस कहा जाता है। इस प्रकार यह पुष्प की पूरी संरचना आपको समझ में आ गई। अब इसमें से कुछ चीज ऐसी हैं जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर। पुष्प का जो मादा भाग होता है, पुष्प का मादा भाग ये कहलाता है स्त्रीकेसर, या इसी को कहते हैं जायांग। यानी पुमंग या पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग होता है, और स्त्रीकेसर या जायांग जो है पुष्प का मादा जननांग होता है।
इस प्रकार नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। पुष्पों की विशेषता ये है कि पुष्प जो है एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी पुष्प किसको कहेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें केवल और केवल या तो नर जननांग पाया जाता हो या मादा जननांग पाया जाता हो, अलग अलग। तो इस तरह से इनको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और द्विलिंगी पुष्प वे होते हैं जिनमें नर जननांग और मादा जननांग ये दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे कि इस पुष्प में आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये पराकोश, पुतंतु, पुंकेसर ये सब जो है ये पुष्प के नर भाग हैं। और यहाँ पर देखेंगे वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय ये सब मादा जननांग है। इस प्रकार यह जो पुष्प है वो द्विलिंगी है। ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो आगे देखेंगे, जो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर है, इसका जो अगर स्ट्रक्चर अलग से हम बनाएं तो आप देखेंगे पुंकेसर में इस तरह का व्यवस्था होता है और इसी से पूरा फिलामेंट जैसा पदार्थ जो है निकलता है, डंटी जैसी संरचना निकलती है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो काटने पर उसमें इस तरह की संरचना दिखेगी। इसमें 4 छोटे छोटे चेंबर दिखाई देंगे। इनको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 4 होती है और इसी लघु बीजाणुधानी में पाए जाते हैं छोटे छोटे लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, इन लघु बीजाणुओं को परागकण कहते हैं। परागकण, परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद होते हैं। और इसी प्रकार मादा अंग में भी जो है बीजांड, अंडाशय ये सब मादा जननांग होते हैं। तो इस तरह से एक पुंकेसर में जो है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक आपका ये हो गया पूरा भाग, इसको बोलते हैं पराग कोश। ये बीच वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं पुतंतु। पुतंतु और ये पूरा भाग जो है कहलाएगा आपका पुंकेसर। यहाँ पर एक बीच में और एक संरचना होती है इस तरह से, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसको बोलते हैं योजी। योजी। तो ये पूरा का पूरा एक भाग पुंकेसर हो गया। इसी तरह से मादा भाग जो जायांग होता है, ये बीच का हिस्सा आपको यहाँ अलग से बना के दिखाया जा रहा है। तो ये जो भाग ऊपर वाला होता है इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये जो गर्दन होती है नली, इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका। और ये पूरा भाग जो दिख रहा है ये है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो इस तरह से ये मादा भाग हो गया और ये नर भाग हो गया। अब एक पूर्ण पुष्प में ये 4 चक्र अवश्य पाए जाएंगे। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल और पुमंग और जायांग, ये 4 चक्र होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका सहायक चक्र है जो जनन में सहायता करते हैं, इसमें आपका बाह्य दल आता है और दल आता है। तो ये सहायक होते हैं, जनन में सहायता करते हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो है आवश्यक चक्र, ये सीधे जनन में भाग लेते हैं। आवश्यक चक्र में 2 आते हैं, पुमंग और जायांग। पुमंग यानी कि पुंकेसर, जायांग यानी कि स्त्रीकेसर। ये नर और मादा जननांग के भाग होते हैं। तो ये सब जो है एक व्यवस्था में जब रहते हैं चारों, तो इनको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक भाग जो है अब्सेंट होता है तो ऐसे पुष्प को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है यानी कि अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो इस तरह से पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग पढ़े।
अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु बीजांड धानी की संरचना। इन संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले परागकोश को ऐसे पकड़कर उसका अनुप्रस्थ काटने पर उसमें कई तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे किनारे किनारे बाहर की तरफ परागकोश के अनुप्रस्थ काट में देखने पर ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनको जो है सबसे बाहरी जो होता है इसको बाह्य त्वचा कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे अंतःस्तर होता है, यानी कि एंडोथीसियम की परत होती है, और बीच में बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो है एक मध्य परत होती है, यानी कि मिडिल लेयर। और जो सबसे भीतरी परत होती है वो टेपिटम कहलाती है, और टेपिटम का कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। अब देखेंगे आगे, टेपिटम जो रचना है यह स्वयं नष्ट हो जाती है और नष्ट होके विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती है। सबसे केंद्र में जो भाग देख रहे हैं इसमें लघु बीजाणु जनक या लघु बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक जो है आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का विकास करता है, और इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकणों का निर्माण होता है, जो आगे विकसित होकर पूर्ण रूप से परिपक्व परागकण में बदल जाते हैं। इसी के नीचे जो है देखेंगे एक और भित्ति होती है जिसको हम पराग भित्ति या एंथर वाल कहते हैं। तो इस तरह से एक अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में ये 4 संरचनाएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। इनका क्या कार्य है हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है जो कार्य क्या करती है, तो यह अंदर की कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। जो सबसे बाहर ये परत के रूप में दिखाई दे रही है नीले रंग की, तो वही जो है सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है और उसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब देखेंगे आगे, इसका कार्य होता है अंदर की कोशिकाओं की रक्षा करना। जितनी बाहर है ये रक्षा करेगी अंदर की सभी कोशिकाओं का। इसके बाद दूसरा लेयर आपका आता है अंतःस्तर। इसका क्या काम होता है, तो यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका काम जो है होता है कि यह परत जो है परागकोश के फटने में सहायता करती है, यानी कि परागकोश का स्फुटन। मैच्योर जब परागकोश हो जाता है तो वह झटके से फटता है, और इस प्रकार परागकोशों के फटने की क्रिया को ही परागकोश का स्फुटन कहते हैं। तो यह स्फुटन में सहायता करती है, जिसके द्वारा परागकण बाहर निकलते हैं और विभिन्न माध्यमों से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस घटना को ही परागण कहा जाता है। आगे देखेंगे, यह भी देखा आपने कि अंतःस्तर कहाँ पाई जाती है, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। इन कोशिकाओं में रेशेदार मोटाई होती है और यही परत जो होती है परागकोश के फटने में सहायता करती है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, मिडिल लेयर यानी कि जो मध्य परत होती है, यह परत सामान्यतः 2 से 3 कोशिकीय मोटा होती है। इसकी मोटाई जो है यह 2 से 3 कोशिका भित्तीय मोटी होती है, और यह क्या काम करती है, तो परागकण बनने के दौरान ये नष्ट हो जाती है। इसी तरह से सबसे भीतरी परत जो होती है वो टेपिटम कहलाती है। तो देखेंगे यह सबसे भीतरी परत है। इसकी कोशिकाएं बड़ी और पोषक होती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आगे चलकर परागकणों को पोषण भी प्रदान करते हैं, लेकिन यह स्वयं नष्ट हो जाती है। तो यह विकसित होते हुए
लघु बीजाणु यानी कि परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब देखेंगे केंद्र में जो सेंटर में है ये क्या है, तो जो केंद्र में होता है, केंद्र में इन चारों परतों के भीतर, ये चार परत कौन कौन से, बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य परतें और टेपिटम, इन सभी परतों के देखेंगे इन चारों परतों के भीतर बीजाणु जनक ऊतक होता है। यहाँ पर वही ऊतक दिखाया गया है, बीजाणु जनक ऊतक होता है। इसी ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बदल जाती हैं विकसित होकर, और यह लघु बीजाणु मात्र जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का जो निर्माण होता है, इसी क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाती हैं, जो आगे चलकर परागकण यानी कि पोलन ग्रेन बन जाती है, यानी कि परागकणों का निर्माण हो जाता है। और यह विकसित परागकण विभिन्न माध्यमों से परागकोश से निकल जाते हैं और मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस घटना को ही परागण कहते हैं, यानी कि परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के मादा भाग, जायांग या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना ही परागण कहलाती है। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। अब जब दोनों पढ़ लेंगे तब परागण किसे कहते हैं, तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखेंगे लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखेंगे कि इसमें अगर परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले उसमें बाह्य अस्तर दिखाई देती है, और उसी बाह्य अस्तर के नीचे एक अधस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। अब अधस्तरीय जो कोशिका होती है इसका जीव द्रव्य बहुत गाढ़ा होता है और इसका केंद्रक भी जो है बड़ा हो जाता है। इस तरह से ये आगे विकास करके प्रपशु कोशिका में बदल जाती है, आर्किस्पोरियल सेल में, यानी कि प्रपशु कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। फिर इस प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन 2 तरीके से होता है। एक में जो है आप देखेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया होती है, जिससे 3 से 5 भित्तीय स्तर वाली कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि 2n होती हैं। फिर इनमें विभाजित होने के पश्चात एक चतुष्क बनता है, टेट्राड बनता है। फिर यह चतुष्क विकसित होकर ग्रेन बनाता है, यानी कि दाना या कण जैसी रचना बनाता है। अब इसमें विभेदन की क्रिया होती है। इसी कणों में विभेदन की क्रिया होती है, जिससे भित्तीय स्तर का निर्माण होता है। इसमें बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर और सबसे भीतरी परत जो होती है टेपिटम कहलाती है। तो इस तरह से ग्राफ से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर देखेंगे परिणत विभाजन के पश्चात दूसरी तरफ जो है प्राथमिक पुंबीजाणु जनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में विकास करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका में ये बदल जाती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, और अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, और आगे चलकर यही लघु बीजाणु चतुष्क पृथक हो जाते हैं और अगुणित हो जाते हैं, n हो जाते हैं। फिर यही पृथक लघु बीजाणु मेच्योर होके परागकण का निर्माण कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए एक क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। तो देखेंगे
इनको ऐसे याद रखने का क्रम के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रसूति कोशिका, फिर परिणत विभाजन, फिर भित्तीय कोशिका का निर्माण और भित्तीय कोशिका प्लस बीजाणुजनक कोशिका, ये दोनों मिलकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद चतुष्क बनता है और यही चतुष्क अलग अलग होकर फिर परागकणों का निर्माण करते हैं। परागकण जो होते हैं अगुणित रचना होती है, एन होती है। इस प्रकार एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो देखेंगे अब लघु बीजाणुजन में क्या होता है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा परागकणों के निर्माण या परागकणों के बनने की क्रिया को ही लघु बीजाणुजनन कहते हैं। अब लघु बीजाणुजनन में परागकोश और परागकण दोनों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणुजनन क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणुधानी की संरचना। ध्यान देंगे, गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगा स्पोरेंजियम की संरचना। गुरु बीजाणुधानी को बीजांड भी कहते हैं। यह अंडाशय के भीतर स्थित होती है। इसी में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो पहले ये जानेंगे कि यह होता कहाँ है। तो आप लोग देखे होंगे जायांग की संरचना में, जायांग की पूरी संरचना में ये आपका है ओवरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और ये वर्तिका, ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है बीजांड। तो ये पूरा का पूरा बीजांड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से देखेंगे कि बीजांड जो है किस प्रकार से बना होता है, इसका आंतरिक संरचना कैसा होता है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें एक बीजांड वृंत होता है, जो देखेंगे यहाँ पर बीजांड वृंत, फनिकल कहते हैं इसको। यह डंठल जैसा भाग होता है। इसी के द्वारा बीजांड अंडाशय की भित्ति या भीतरी दीवार से जुड़ा रहता है। तो ये बीजांड वृंत है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर इसके शीर्ष पर एक बीजांड द्वार होता है। फिर वहाँ पर आगे बढ़ने पर देखेंगे कि ये लेयर जो दिख रही है, 3 लेयर, ये आवरण कहलाता है, इंटेगमेंट्स कहलाता है। और ये वाला भाग जो है आपका बीजांडकाय यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। आगे देखेंगे इसके केंद्र में, बिल्कुल मध्य में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है और नीचे की तरफ बीजांड द्वार होता है। तो कुल मिला के एक बीजांड में 5 संरचनाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये पांचों संरचनाएं कौन कौन सी हैं और इनका कार्य क्या है। तो देखेंगे इधर सबसे पहला भाग आपका बीजांड वृंत है, जिसको फनिकल कहते हैं। यह डंठल जैसा भाग होता है। इसके द्वारा बीजांड अंडाशय की भीतरी दीवार से जुड़ा रहता है। फिर आगे देखेंगे बीजांडकाय यानी कि न्यूक्लियस। यह बीजांड का मुख्य भाग होता है। यह पोषक ऊतक के रूप में होता है। इसी के भीतर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका स्थित होती है। इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर आपका है आवरण यानी कि इंटेगमेंट्स। यह बीजांड को चारों ओर से ढकने वाली 1 या 2 सुरक्षात्मक परतें होती हैं। इसके बाद अगला है आपका बीज द्वार यानी माइक्रोपाइल। आवरणों के शीर्ष पर एक छोटा छिद्र के रूप में ये माइक्रोपाइल्स होते हैं। इसी मार्ग से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। जब परागकणों का अंकुरण होता है तो पोषक माध्यम में परागकण अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाएंगे, जो विकसित होते हुए धीरे धीरे जो है अंडाशय के अंदर पहुँचता है, यानी कि बीजांड के अंदर प्रवेश करता है।
तो वही चीज बताया जा रहा है कि आवरणों के शीर्ष पर एक छोटा छिद्र के रूप में यह होता है। इसी मार्ग से पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे बीजाधार क्या होता है, यानी कि चयाधार। यह बीजांड का आधारीय भाग होता है। यहीं पर बीजांडकाय और आवरण ये दोनों जुड़े रहते हैं। इसके बाद सबसे सेंटर में यानी कि जो केंद्र में क्या होता है, तो केंद्र में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। देखेंगे बीजांडकाय के भीतर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है। अब इन चारों गुरु बीजाणुओं में से एक ही जीवित रहता है, जो आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, यानी कि भ्रूण कोश बनाता है। अब इस पूरे प्रक्रम को संक्षिप्त रूप में कैसे याद रखा जा सकता है, एक नोट्स में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, इसी में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। फिर आगे जो है इन चारों गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु जीवित रहता है, यानी कि सक्रिय रहता है, और बाकी शेष तीनों नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अंत में जो सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है, जीवित रहता है, वही आगे चलकर भ्रूणकोश बनाता है। और आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश जो है अगुणित होता है। इस प्रकार गुरु बीजाणु जनन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो गया एक ही वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।